जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम मंथली टेस्ट 2022 वीक नंबर 1720 सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है। तो यदि हमने एलॉय धातु के बारे में पढ़ा है तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि जो पीतल है अपना, ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। किसका मिश्रण है अपना? ये कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक है, इसके लिए हमको एलॉय धातु के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यदि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में परेशानी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंट कितना होता है। तो इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, है ना। तो अभी मैं इसका आंसर दे देता हूँ, लेकिन आपने सभी आयरन, कास्ट आयरन, है ना, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, सभी का हमने कार्बन की मात्रा याद कर लेना है कि इनमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कार्बन में, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका आंसर है पहला अपना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एल्यूमिनियम किस प्रकार की धातु है। तो ये तो बहुत सरल है अपना, है ना। क्या है? कंडक्टर। क्या है अपना? कंडक्टर। कुछ चालक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि चालक है, अर्धचालक भी नहीं है ना, ऊपर के सभी भी नहीं होंगे अपना। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना? एल्यूमिनियम क्या है? गुड कंडक्टर। ये अपन यहाँ पे कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, ढलवा लोहे की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की फ्लेम प्रयुक्त होती है ना। तो इसके लिए हमको फ्लेमों को स्टडी करना पड़ेगा कि जो अपनी फ्लेम होती है, किस लोहे में किस फ्लेम का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि ढलवा लोहे की वेल्डिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा इसके बाद है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है अपना? ब्रशिंग को हम किस नाम से जानते हैं। यदि अपन ने सोल्डरिंग ब्रशिंग चैप्टर पढ़ा है ना, तो सोल्डरिंग ब्रशिंग चैप्टर में क्या है कि ब्रशिंग क्या चीज़ है अपना, है ना। सोल्डरिंग कितने में की जाती है अपना? सबसे पहले मुझे पता नहीं कि सोल्डरिंग हम 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में करते हैं। किसी बुक में दिया 487 डिग्री से कम में सोल्डरिंग करते हैं और 470 से ज़्यादा में हार्ड सोल्डरिंग करते हैं, है ना, ये ब्रिजिंग करते हैं। किसी बुक में दिया 420 डिग्री सेल्सियस से कम में हम क्या करते हैं? सोल्डरिंग करते हैं, और 420 से ऊपर क्या करते हैं? ब्रिजिंग करते हैं। तो ये हर एक बुक में अलग अलग पैमाने दिए हुए हैं, तो हमको प्रश्न देख करके वहाँ पे फैसला करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताना चाहिए ब्रिजिंग का दूसरा नाम क्या है ना। तो ब्रिजिंग को अपन हार्ड सोल्डरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपना? हार्ड सोल्डरिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग बोलते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना? हार्ड सोल्डरिंग। क्या आएगा? हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न क्या है? एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है। व्हाट इज द और ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। तो अब ये एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है जिसका एस होता है ना। अब यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि भाई हमको हर एक प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ के समझ के जवाब देना है। पूछ क्या रहा है कि एल्यूमिनियम क्या एक नॉन फेरस मेटल। वो तो सबको पता है, नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहा नहीं है, फेरस मतलब जिसमें लोहे की मात्रा होती है ना। उसको फेरस बोलते हैं, जिसमें लोहा नहीं होता उसको नॉन फेरस बोलते हैं। तो नॉन फेरस मेटल है तो सबको पता है। अब ये पूछ रहा है इसका एस, मतलब जब उसको माइनस से निकालते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। तो इसका एस क्या होता है अपना? तो बॉक्साइड होता है। क्या होता है अपना? बॉक्साइड। जब हम माइनस से क्या, बॉक्साइड की खदानें आपने सुना होगा, बॉक्साइड को निकालते हैं, अशुद्ध रूप में होता है, उसको शुद्ध करके हम क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम बनाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा इसके बाद? फोर्ज वेल्डिंग के प्रकार है ना। तो हमको वेल्डिंग को पहले समझना होगा, वेल्डिंग के प्रकार क्या है। हमने पढ़ा ही है कि वेल्डिंग के प्रकार अपने क्या है? फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, है ना। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या में आता है? ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग में आता है, या फिर हम उसको प्रेशर वेल्डिंग भी कह सकते हैं। प्रेशर वेल्डिंग में आता है ना। तो प्रेशर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, है ना। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग अलग चीज़ है। अब फोर्ज वेल्डिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो यही होते हैं अपने हैमर वेल्डिंग, डाई वेल्डिंग, रोल वेल्डिंग अपना, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका?
ऑल ऑफ दीज, क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब फिर देखो वही क्वेश्चन आ गया अपना, अगला क्या है कि निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत। मैंने बता दिया कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एक एग्जाम में, DRDO है ना, रेलवे, आप जहाँ भी जाओगे तो आपको ये कार्बन का परसेंटेज पूछेगा। कार्बन क्या करता है ना, धातु का हार्डनेस बढ़ाता है, कम करता है। तो लोहे के अंदर इसका बहुत महत्व है, तो हमको इसकी मात्रा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सभी स्टूडेंट इसकी मात्रा को बिल्कुल अपना क्या कर ले, अपना याद कर ले। क्या कर ले, अपना याद कर लें, बहुत जरूरी है ये, है ना, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो निम्न कार्बन स्टील में कितना प्रतिशत होता है यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन आप लोग इनको बिल्कुल याद कर लेना। निम्न कार्बन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, है ना, इनका परसेंटेज कितना है, बिल्कुल रट लो इसको। ये आपको हर जगह जहाँ भी आप वेल्डिंग एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको आएगा। सिर्फ NCVT की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, NCVT में तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा हर कंपटीशन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो आप बिल्कुल ही कार्बन की मात्रा को बिल्कुल याद कर लें। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9, तांबे की के लिए शील्डिंग गैस के रूप में उपयोग करते हैं ना। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें सेकंड सेम में जो है पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे हम शील्डिंग गैसों का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेल्डिंग के लिए, तो वहाँ पे जो अपनी तांबे की धातु है, तांबे के लिए हमको तांबे की वेल्डिंग करना था, कौन सी इसके लिए अपने को शील्डिंग गैस उपयुक्त होगी। तो है अब यहाँ मैं बताऊँगा आपको, यहाँ पे हीलियम गैस क्या रहेगी अपना, हीलियम गैस से हमें तांबे में क्या होता है, अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीलियम गैस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब अपना अगला क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होगी। तो फिर उसने वही पूछ लिया है ना, तो ये वीकली पेपर, इसमें वही उन्हीं क्वेश्चनों को इंपोर्टेंस दिया गया जो आपको परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यह विभागीय पेपर है अपना, है ना, तो उन्हीं को इंपोर्टेंस दिया गया है। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना को क्या बोलते हैं, अपना हाई कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है अपना 0.7 से 1.5, क्या आएगा अपना 0.7 से 1.5। ठीक है, ये बिल्कुल आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें, आपको आगे ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं। अगला है अपना प्रश्न नंबर 11, स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए किस एलॉय धातु को बनाया जाता है ना। तो स्टेनलेस स्टील भी अपना एलॉय धातु है ना, इसमें निकल, क्रोमियम, इनको मिला के अपन क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो इसमें किस तत्व का क्या काम है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। यहाँ इसने क्या पूछा कि स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए किस एलॉय धातु को मिलाया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अपने किसको मिलाया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है, जंगरोधी बनाने के लिए, है ना, जंगरोधी बनाने के लिए किसे मिलाया जाता है, अपना क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12, वेल्डिंग के पूर्व उच्च कार्बन स्टील के कारखंड को किस डिग्री सेल्सियस तापमान पूर्व तापन किया जाता है। तो अपन ने पूर्व तापन पर तापन पढ़ा है, क्यों पढ़ा है ना, पढ़ा है ना अपन ने। तो उसमें क्या पूछा जाता है कि भाई पूर्व तापन पर तापन क्यों किया जाता है। तो ये तुमको पता है कि भाई हमको दरारों से बचने के लिए, है ना, या वेल्ड विरूपण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दरारों से बचने के लिए, विरूपण से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, पूर्व तापन करते हैं, कि जिससे अच्छी तरीके से वेल्डिंग की जा सके। तो उसने पूछा कि, है ना, उच्च कार्बन स्टील में, तो यदि आप उच्च कार्बन स्टील का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है ना, कितने में किया जाता है, 205 में, कितने में किया जाता है, 205 डिग्री सेल्सियस में उच्च कार्बन स्टील का पूर्व तापन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो ये फिक्स नहीं होता है, ये लगभग होता है। तो जैसे कि मैंने बुक में पढ़ा था, वहाँ पर दिया था 2002 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया था, मगर यहाँ पर अभी अपना 2002 तो नहीं दिया है, तो अपन अनुमान लगाएंगे तो मैक्सिमम क्या है अपना 1930 है ना। तो क्या आएगा ये 1930, क्या आएगा 1930, है ना। ये कम ज़्यादा कर सकता है, वो लगभग होता है, लगभग इतना होता है, वो बिल्कुल नहीं 1930 ही होता है। ठीक है, हर एक बुक में हर एक राइटर ने अपने अलग अलग दिया है ना, लेकिन लगभग यहाँ पे कितना है 1930 अपन कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम का तनन सामर्थ्य कितना होता है। अगला प्रश्न क्या है अपना, एल्यूमिनियम का तनन सामर्थ्य कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको हर एक धातु के बारे में गहराई से पढ़ना पड़ेगा, लोहे के बारे में, है ना।
डल वेल्वे के बारे में, स्टील के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एग्जाम में आने की संभावना है। क्योंकि वेल्डिंग लोहे से ही है, तो हमको हर एक लोहे के बारे में पता होना चाहिए, हर एक धातु के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं, हम कॉपर की वेल्डिंग करते हैं, हम एल्यूमिनियम में वेल्डिंग करते हैं, हम स्टील में वेल्डिंग करते हैं, जहाँ भी हम वेल्डिंग करते हैं, हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम आने की संभावना है। तो आप बिल्कुल अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपको यही पेपर आने वाला है, यही प्रश्न आएंगे, ये मतलब इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम की पूछा, आपसे कॉपर की पूछ सकता है, आपसे स्टील की पूछ सकता है, ठीक है, किसी की भी पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। तो यहाँ पर इसका आंसर बताता हूँ। एल्यूमिनियम की तन सामर्थ्य कितनी अपनी है? 700 kg/cm³। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसके हिसाब से अपने तैयारी करेंगे आगे, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन अभी से तैयारी कर लें, तो आप हर जगह आपको सक्सेस प्राप्त होगी। और नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कुछ समझदार है। मैं सिर्फ आइडिया बता सकता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब अगला है प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 15। ढलवा लोहे की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का फ्लेम प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन अपना पहले भी आया था, फिर दोबारा आ गया अपना, है ना। तो यहाँ पे अपन बिल्कुल निसंकोच याद कर लो, न्यूट्रल फ्लेम। क्या आएगा अपना? न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 16 की तरफ, है ना। फिर जो अपना क्वेश्चन था पीतल, है ना। अब यहाँ पे इसने पूछ लिया है कि पीतल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो पीतल क्या एक मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है अपना? 950 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो आपने सभी धातु के गलनांक भी याद कर लेने हैं। एक क्वेश्चन अपना गलनांक से भी आता है ना। आपसे कॉपर का गलनांक पूछ लेगा, एल्यूमिनियम का गलनांक पूछ लेगा, जस्ते का गलनांक पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं सबके याद कर लूँ, है ना। अब पीतल क्या है? देखो, फिर पीतल से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया अपना। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि पीतल की वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न जहरीला धुआं किस धातु का होता है। अब पीतल, सबसे पहले मुझे मालूम है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है भाई अपना। हमने पढ़े थे तांबा और जिंक की मिश्र धातु है ना। तो अब इसमें से जहरीला धुआं किससे निकलता है? तो ये निकलता है जिंक से, है ना। जिंक से गैस वेल्डिंग में जब हम उसमें या आर्क वेल्डिंग में जब हम उसमें हीट देते हैं, तो जिंक क्या होता है, इसका गलनांक कम है, तो जल्दी से क्या होता है, ये पिघल के धुआं बन के उड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसका धुआं होता है, ये क्या है, बहुत जहरीला होता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। यदि हमने सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसमें वेल्डर के बेहोश होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो पीतल के वेल्डिंग के दौरान जो जहरीला धुआं है वो किससे निकलता है अपना? जिंक से। किससे निकलता है? जिंक से। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 18। आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 mm की मृदुस्पात के लिए धारा चाहिए है। तो ये अपना एक आर्क वेल्डिंग का चार्ट है वहाँ पे, है ना। वहाँ 2 mm 3 mm हर एक में धारा की सेटिंग अपनी अलग अलग होती है, ठीक है अपना। तो हम यहाँ पे 4 mm पूछ रहे, तो 4 mm कितनी करते हैं? 90 से 130। कितना सेट करते हैं हम यहाँ पे सेटअप? 90 से 130, ठीक है। अब हमारा प्रश्न नंबर 19 है। हल्के स्टील के लिए कौन सी ज्वाला का उपयोग किया जाता है ना। तो फिर वही आ गया अपना हल्के स्टील के लिए, ठीक है। अब हल्के स्टील के लिए कौन सा ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे स्टील है, यहाँ पे कौन सी फ्लेम आएगी? न्यूट्रल ज्वाला। कौन सी आएगी अपना? न्यूट्रल ज्वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी बिल्कुल अच्छे से मैंने क्या बताया कि आपको हर एक धातु का गलनांक याद करना है, ये आपको एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नियरेस्ट कौन सा आ रहा है अपना? 650। क्या आ रहा है अपना? ये 650 क्या आ रहा है? 650। पहले में गलनांक बिंदु कितना हुआ? 650, ठीक है। तो उसके साथ ही अपना ये पेपर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से इन पेपरों को देख रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप बिल्कुल देखिए, तैयारी कीजिए, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं उनको खुद बनाइए, तैयारी कीजिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में आएंगे, पूरी संभावनाएं हैं। और इसके साथ ही
जय हिंद, जय भारत।